गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय के सेकंड असाइनमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए थे और उन प्रश्नों में हमने पत्रों के बारे में बात की थी। सबसे पहले बात आती है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्रों का क्या औचित्य है। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखा जाता है, लेकिन इसके आधार पर लिखने के तरीकों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। आमतौर पर इन पत्रों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अब नंबर 1 बात आती है अनौपचारिक पत्र कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये किसको लिखे जाते हैं और इनकी रूपरेखा क्या होती है। अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए लिखे जाते हैं और इन पत्रों में लिखने वाले तथा भेजने वाले दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है और यह संबंध पारिवारिक भी हो सकता है, मित्रतापूर्ण भी हो सकता है। इस आधार पर ऐसे पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। अब इनकी भाषा शैली साधारण होती है, इनमें कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। इनकी भाषा शैली को आत्मीय रूप प्रदान किया जाता है। अब बात आती है औपचारिक पत्र की कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र इस प्रकार के पत्र होते हैं जिनकी भाषा शैली निश्चित होती है। इसमें एक निश्चित भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। ये पत्र सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले तथा पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। इसमें व्यावसायिक कार्यालयों से संबंधित सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। जैसे अब इन पत्रों को हम दो भागों में बांटते हैं। वह पत्र कौन कौन से हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्रों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। नंबर 2 सामान्य जीवन व्यवहार तथा विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। बात आती है सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र कौन से होते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय, कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है। इनका प्रारूप प्राय निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों में, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अब बात आती है औपचारिक पत्र के दूसरे भाग की, यानी सामान्य जीवन में व्यवहार और अन्य विशेष संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। ये पत्र परिचित, अपरिचित व्यक्तियों तथा विविध क्षेत्रों के संबंध में अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनकी विषय वस्तु आम जीवन के संदर्भ में होती है। इनका प्रारूप निश्चित संदर्भ के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि को शामिल किया जाता है। अब हमने असाइनमेंट्स में पत्र दिए थे कि कोरोना महामारी के चलते हुए अपने क्षेत्र के सरकारी चिकित्सकों व सहकर्मियों की उनकी अथक सेवाओं के लिए सराहना करते हुए अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सक अधिकारी यानी CMO को पत्र लिखिए। जैसा कि हमने बताया कि ये पत्र साधारण भाषा शैली में, आम बोलचाल की भाषा में लिखे जा सकते हैं। ये इस प्रकार के पत्र। और दूसरा पत्र है हमारा कि दूसरा पत्र आता है कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर बताएं कि आप स्वेच्छा से कोरोना के मरीजों की सेवा करने की अनुमति या सेवा प्रदान करना चाहते हैं। दोनों ही पत्र जो हैं आज की विषय वस्तु के आधार पर, आज की देश की स्थिति के आधार पर हैं। जैसा कि विश्व जो है इस महामारी से पीड़ित है और विश्व जो है विश्व के सभी लोग इस पर भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इस बीमारी से मुक्ति पाई जाए।
अब औपचारिक पत्रों के अंतर्गत इन पत्रों का प्रारूप, इन पत्रों की भाषा शैली को हम दूसरे खंड जो मैंने बताया था सामान्य जीवन व्यवहार तथा विशेष संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों के अंतर्गत शामिल करेंगे। ये पत्र क्या होते हैं, इनकी भाषा शैली किस तरह की होगी, इनकी विषय वस्तु आम जीवन से संबंधित होती है और इनकी भाषा शैली पत्र के प्रारूप के अनुसार, स्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। स्थिति और प्रारूप दोनों ही बदल जाते हैं। दूसरा पत्र जिसमें हमने इस महामारी से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए जो है अनुमति मांगी है, तो उसकी भी भाषा शैली जो है हमारी परिस्थिति के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार उसका प्रारूप परिवर्तित हो जाएगा और हम इसमें अपनी आम बोलचाल की भाषा या शब्दों का प्रयोग करते हुए इस पत्र की रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे अनुच्छेद की। अनुच्छेद जो कोरोना महामारी के ऊपर है उसी के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद यानी निबंध दोनों ही एक ही बात है। अगर हम अनुच्छेद कहते हैं तब भी और निबंध अगर लिखने के लिए आता है तब भी दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। अब अनुच्छेद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद को किस तरह से तैयार करना चाहिए। अनुच्छेद में मुख्य कुछ पॉइंट होते हैं, हेडिंग होती हैं, विषय वस्तु होती है उनकी, जिनके आधार पर हम उन्हें तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया है कि पहला नंबर आता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना यानी कि प्रस्तावना के आधार पर हमें ये बताना है कि जो हमारी जिस भी विषय में हम लिख रहे हैं कि उस विषय को उसमें क्लियर करना है, उसकी महानता बतानी है, उसका आधार बताना है और वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, किस तरह से वो फैल रहा है या किस तरह से वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसके आधार पर हम उसका वर्णन करेंगे। फिर अगले पॉइंट में कि ये बीमारी होती क्या है, इसका क्या आधार है, ये किस आधार पर फैल रही है, इसके बारे में बताएंगे। फिर अगला पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं, इसके बचावों को हम किस तरह से कर सकते हैं कि इस महामारी से फैलने से रोका जाए और इस महामारी से स्वयं को भी बचाया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सावधानियों के बावजूद भी ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपसी सहयोग और बचाव को ध्यान में रखते हुए, सावधानियों को बरतते हुए हम इस महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। अब इसमें हमने जैसे कुछ पॉइंट बताए हैं कि मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, अल्कोहल रहित सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं, रब का प्रयोग कर सकते हैं, खांसते या छींकते समय अपने हाथों को ना रखकर हैंकी या कोहनी का प्रयोग कर सकते हैं और या इस प्रकार के हम साधारण खांसी जुकाम से संक्रमित होने पर लोगों के बीच में जाने से बच सकते हैं। अब आता है कि इस बीमारी के प्रभावों से बचाव करते हुए हम इस क्षेत्र में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जंगली जानवरों से भी हम इसमें रोकथाम कर सकते हैं। अब आता है उपसंहार यानी कि ये बीमारी क्या है, कहाँ से आई है, इसके बारे में हमें इसकी जानकारी देना, किस प्रकार ये लोगों के बीच में फैली और किस प्रकार से ये कितने समय में अपनी कार्यों को करना शुरू कर देती है, किन किन चीज़ों से ये फैल जाती है। इन सब चीज़ों की इस निबंध के माध्यम से हम इसमें जानकारी देंगे। अब हम बात करते हैं विभिन्न माध्यमों के बारे में। विभिन्न माध्यम जिनके माध्यम से हम सूचना का प्रचार और संचार करते हैं कि ये सूचना का संचार और प्रचार किस प्रकार से इनको प्राप्त करने में हमें इनकी विशेषताएं क्या हैं जिन्हें हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और इनके अंतर्गत आने वाली कमियों के बारे में। जैसा कि सूचना जनसंचार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। अब इनको हम किन किन माध्यमों से प्राप्त करते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, रेडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से प्राप्त करते हैं और आजकल मुख्य भूमिका निभा रहा है इंटरनेट के माध्यम से हम इसमें
जो है सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इसमें हमें इसकी क्या विशेषता है उनके बारे में बताना है, और उन विशेषताओं के साथ साथ खामियां, यानी कि इसको हमें प्राप्त करने में या इनको जुटाने में हमें किन किन कमियों का सामना इनमें करना पड़ता है, इन सभी विषयों के बारे में हमें विस्तार से जो है देना पड़ेगा।